नहीं मैम, देखते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बोलते हैं, देखते हैं कैसे हैं आप लोग। ठंडा लग रहा है? चलिए, जो जो सुबह सुबह वीडियो देखते हैं गुड मॉर्निंग, दोपहर में देखते हैं गुड आफ्टरनून, और शाम में देखते हैं गुड इवनिंग, और जो सपना में देखते हैं गुड नाइट। तो चलिए, आप सभी बच्चों का क्लास अभी चल रहा है फ्रिक्शन, घर्षण, है ना। तो घर्षण में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा सुन लिए थे, घर्षण क्या है उसको सुन लिए थे, घर्षण के कारण क्या है वो सुन लिए थे, रफनेस को कैसे कम कर सकते हैं उसको सुन लिए थे, घर्षण से लाभ भी है तो हानि भी है उसको सुन लिए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं घर्षण के टाइप और घर्षण के नियम, और घर्षण में छोटे छोटे टर्म जो होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे घर्षण वाले सतह पर जब कोई वस्तु गति करता है तो वहाँ वस्तु का त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका फिर घर्षण से के कारण वो जो विरोधी बल लगेगा उसके कारण कितने समय में कितना दूरी तय कर पाएगा, झुके हुए तल पर कोई वस्तु गति करेगा तो घर्षण कितना लगेगा, किसी घर्षण वाले सतह पर कोई घिरनी के सहारे कोई वस्तु लटकेगा उसके गति के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी बातें आपको यहाँ पर अभी पढ़नी है, तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए, आप सभी बच्चों का इन सभी टॉपिक पर अध्ययन करने के लिए, दिल से अध्ययन करने के लिए, मन से अध्ययन करने के लिए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए, ललन सर आपको अभी बताने जा रहे हैं घर्षण के प्रकार। तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम लोग एक देखते हैं, कहा जाए तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। जैसे देखिएगा, आप लोगों को 10th क्लास में एक प्रश्न आता था, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे सामने बैठे हुए बच्चों ने कहा 3, कुछ बच्चों ने कहा 2। अब होने गया कन्फ्यूजन। यदि ये क्वेश्चन आपको कोई इंटरव्यू में पूछ दिया और आपका एक वीआईपी नौकरी लगने वाला था और यही एक प्रश्न कर दिया कि चलो इसका जवाब तो परफेक्ट दे दोगे, उसको नौकरी मिल गया, इसका मतलब हमारे सामने बैठे हुए बच्चों, कुछ बच्चों को नौकरी नहीं लगेगा। कारण कि उसका 2 जवाब आ गया मेरे पास, एक तो जवाब सही है और एक तो जवाब गलत है, इसका मतलब कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिला। हम लोग समझते हैं सब बात, लेकिन टू द पॉइंट कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, इसीलिए गड़बड़ी हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, यही 2 प्रकार का दर्पण होता है, वो गोलीय में ही आ जाता है। तो मुख्य रूप से 2 ही दर्पण होते हैं। अब गोलीय दर्पण में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के बोलते हैं लोग, अवतल और उत्तल, लेकिन उसमें एगो परवलयी भी होता है, इसीलिए वो टाइप में उसका गिनती नहीं आएगा। टाइप ऑफ मिरर ओनली 2, स्फेरिकल एंड प्लेन मिरर, यही याद रखना है। यहीं पर कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिला। उसी प्रकार आइए, मेरे पास प्रश्न है घर्षण के टाइप, ओनली 2 टाइप, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, ओनली 2 टाइप।
सुबह सुबह गप करने में क्या आता है? कहीं तो किसी से भेंट मुलाकात अभी नहीं हुआ है। भेंट मुलाकात होता है तब ना गप की संख्या बढ़ जाता है। भोरे भोरे उठे हैं तो गप नहीं होना चाहिए, जब दोपहर के बाद गप ढेर होना चाहिए, क्योंकि ढेर लोगों से मुलाकात होता है, ढेर बात दिमाग में आता है। लेकिन भोरे भोर तो कोई गप नहीं। तो एक हो जाएगा आपका, शुद्ध हिंदी में कहेंगे सर्पी, घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नंबर 2 में हो जाएगा लोटनिक घर्षण। लोटनिक अच्छा नहीं लगता है सुनने में, शब्द आप लोग रोटेशनल मोशन में सुन चुके हैं, बड़ी प्रचलित शब्द है। नहीं, हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो टर्म खूब यूज हुआ है। पूछिए ले, जब आ गया तो हमको पूछने में क्या दिक्कत है, पूछ लेना चाहिए कभी कभी। रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? सही ये बोला आपने, हाफ mv² 1 + k² जहां r कौन सी है जी? हाँ, रोलिंग बॉडी का रेडियस। क्या रोलिंग बॉडी का आकार घनाभ हो सकता है, क्यूबाइड हो सकता है? नहीं सर, रोलिंग बॉडी का चर्चा करने का मतलब मुख्य रूप से 3 ठो हो सकता है, सिलेंडर, बेलन, सॉलिड स्फीयर, गोला, डिस्क, चकती। 3 रूप से ये मुख्य रूप से वस्तु है जो रोल करेगा। तो ये था, एक्स्ट्रा बात बाहर से आ गया मन में तो पूछ दिया मैंने। ऐसा पूछने से क्या होता है ना कि बच्चा का बाहर से भी दिमाग थोड़ा बहुत आता है। तो चलिए आइए सर्पी घर्षण को समझ लीजिए, सब लंबी कहानी नहीं है, शॉर्ट में निकल जाइए। सर्पी बहुत सिंपल बात है, किसी सतह पर कोई वस्तु रखिए और उसको बल लगा के उसको बल लगाइए तो खिसकने लगता है। तो जब खिसकता है उस समय वस्तु और सतह के बीच जो विरोधी बल लगता है ना, उसको कहते हैं सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेट हो गया खोपड़ी में? बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गए बात को। जब कोई वस्तु किसी सतह पर खिसकता है तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करता है, खिसकता है। दूसरा, जब कोई वस्तु लुढ़कता है, रोल करता है किसी सतह पर, तो उस वस्तु के और सतह के बीच जो घर्षण लगता है वह रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अब बताइए आप लोग, खिसकाने में ज़्यादा बल लगता है कि लुढ़काने में? खिसकाने में ज़्यादा बल लगेगा। मान लीजिए 1 kg का आप ईटा ले लीजिए और 1 kg का गोला ले लीजिए, दोनों का द्रव्यमान बराबर रखिए। अब दोनों को खिसकाना चाहेंगे तो वो ईटा का आकार का जो वस्तु होगा उसको खिसकाएंगे, खिसकेगा, वो लुढ़केगा नहीं। लेकिन गोला जो होगा वो लुढ़केगा नहीं। तो गोला को लुढ़काने में कम में बल लगाइएगा, लुढ़क जाएगा, लेकिन ईटा को खिसकाने में दम अधिक लगेगा कि नहीं लगना चाहिए? हाँ सर, एकदम लगेगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि किस फ्रिक्शन का मान अधिक होगा। तो हमारा सेंस कहेगा यहाँ पर जिसमें अधिक बल लगेगा उसका बल अधिक होगा। हम जिसमें अधिक बल लगाने की जरूरत हुई तो वहाँ पर विरोधी बल अधिक होगा, तब ना अधिक ताकत लगाना पड़ा। जहाँ विरोधी बल कम हुआ, कम बल लगाना पड़ेगा। तो हमको स्पष्ट है कि यहाँ पर सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन is greater than rolling friction।
अब आइए इसमें बताए थे आपको एगो मुख्य कारण, समझिएगा एकदम ठंडे ठंडे कुल कुल दिमाग से, ऐसे कुल है सर अभी ठंडा में। तो उसमें समझना ये है ना कि जब कोई ईटा के आकार का वस्तु लेंगे तो उसमें देखिएगा कांटेक्ट पॉइंट की संख्या अधिक होगी, और जब गोला लेंगे तो कांटेक्ट पॉइंट की संख्या कम होगी। घर्षण रुखड़ापन कम करने के लिए आपको मनसुआ बताए थे, कांटेक्ट पॉइंट की संख्या को घटाना चाहिए। जहाँ कांटेक्ट पॉइंट की संख्या कम होगा वहाँ घर्षण कम लगेगा। तो ईटा के आकार का वस्तु का कांटेक्ट पॉइंट अधिक होगा, और जो गोला होगा उसका कांटेक्ट पॉइंट कम होगा। क्लियर? तो जहाँ कांटेक्ट पॉइंट कम वहाँ घर्षण बल कम, जहाँ कांटेक्ट पॉइंट संख्या अधिक वहाँ घर्षण बल अधिक। तो यहाँ पर सर हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव सब में पूछ देता है ये। अब पता नहीं कौन एग्जाम होगा, कहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा। तो 11th में तो एग्जाम का बातें न हो रहा है, समाज में क्या बोले। आइए गौर से, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट की संख्या कम और अधिक, यहाँ पर बातें होगी नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स अधिक, यहाँ पर नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट चलिए आइए अब टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का कोई प्रकार नहीं होगा, एकलौता है। जैसे दर्पण में पढ़ते थे समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं, को पढ़ के कहानी समाप्त। समतल दर्पण का कम थ्योरी है समाज में, लेकिन गोलीय दर्पण में थ्योरी भरदम्मा है। अरे पूरा 10th क्लास हम लोग पढ़े थे, पूरा गोलीय दर्पण का ही थ्योरी पढ़ते थे, खाली समतल दर्पण एक तो पढ़ के बस छोड़ दिए थे। तनी मनी परावर्तन का नियम सब देखे थे, चित्र बना के याद आ रहा है कुछ कुछ। 12th में जाइएगा तो थोड़ा उसका विस्तार होगा। 12th क्लास में उस समतल दर्पण का थोड़ा महत्व बढ़ जाता है, बच्चा क्लास में थोड़ा उसका बहुत कम था। और उसी प्रकार यहाँ लोटने घर्षण का कहानी समाप्त, छोड़ दीजिए उसको। अब आ जाइए सर्पी घर्षण के भी टाइप होंगे। अब हम लोग सर्पी घर्षण के टाइप पर विचार करेंगे। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन में देख लीजिएगा फटाफट, ये भी 3 टाइप्स के होंगे। तीन प्रकार के होंगे। नंबर 1 इसमें देखिए, इसमें होता है सर स्थैतिक घर्षण, इंग्लिश वर्ड है STATIC, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका भी गप बहुत कुछ नहीं है, बस खाली एगो सुन लेना है। दूसर का है सर चरम या सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसर का है सर गतिक घर्षण।
काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 टाइप के फ्रिक्शन का नाम सुना आपने। ये सब हुआ स्लाइडिंग। क्या हुआ? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ये सब बातें हुआ। जब वस्तु स्लाइड करता है, खिसकता है, तब। इसको डिनोट करेंगे एफ लिखकर पुच्छड़ में एस लगा देंगे। इसको डिनोट करेंगे एफ लिख के एल लगा देंगे और इसको एफ लिख के के लगा देंगे। फटाफट इसमें जरा सा 1-2 बात समझिए जल्दी से। समझिएगा, हम लोग यहाँ पर जल्दी से इसके बारे में विचार करते हैं। हम बच्चे लोग विचार करेंगे नंबर 1, 2, 3 तीनों पर बारी बारी से बात करेंगे। तीनों के सिंबल को आपने देखा। सबसे पहले झटका में ये दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे पहले हम बच्चे दिमाग में बैठा लेंगे एफ एस इज ग्रेटर देन एफ एल इज ग्रेटर देन एफ के। इस 3 प्रकार के स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुए और एक ही वस्तु के लिए तीनों बात लागू कर दे सकते हैं। आइए थोड़ा विचार करते हैं हम लोग प्यार से, ठंडे दिमाग से। बहुत बड़ा वस्तु है और किसी सतह पर कहीं रखी हुई है। हम आए, धक्का देना शुरू किए, थक के बैठ गए, बेचारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि मेरे द्वारा लगाए गए बल के विरोध में बहुत बड़ा बल लगा होगा, तभी तो उसके ऊपर कोई प्रभाव मेरा पड़ा ही नहीं। अब जैसे कुछ बच्चा होता है, सपोज करिए शाम का बेला हो गया है, खेलने का उसका मन करता है, 4 गो दोस्त का झुंड है। सब बतवा हम विद्यार्थी अब करते हैं, क्योंकि हमको विद्यार्थियों में परिवर्तन चाहिए। हमको समाज के लोगों के परिवर्तन से कोई मतलब। मेरा यंगस्टर विद्यार्थी में चेंज आ गया तो समाज अपने बदल जाएगा कि नहीं? हाँ सर, बतवा तो एकदम 100% प्योर है, उसमें कोई अशुद्धि जरियो सा नहीं है। हाँ, तो बातें बदल नहीं जाए। कुछ बोल रहे थे, उसको ध्यान कंसंट्रेट करना है कि 4 बच्चों का झुंड है, उसमें से एक बच्चा शाम का टाइम में पढ़ने बैठा था। उसका एगो दोस्त आया, अरे चलना आज क्रिकेट का मैच लिए हैं, आज मज़ा आएगा, चलो ना आज एकदम जीतेंगे, चलेगा पार्टी, जहाँ जाना जो हमारा कोई मतलब नहीं। जो कहीं नो आदमी मर देता दोस्ती यारी न तो कलंक है। हाँ ठीक है, वो कलंक के जो भाग कहा है कि उसके माइंड में सेट था कि हमको होमवर्क बहुत तगड़ा है, उसको करना है, और वो होमवर्क के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित है कि पूरा करके ही क्लास जाएंगे, चाहे कितनों आफत आ जाए, कोई बात आ जाए, हम उसको हिलेंगे नहीं। वही हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन। कितनों बाहर से बल लगाया, कोई इफेक्ट नहीं, उसको जो करना है वही करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन आई बात समझ में? आप लोग कुछ उल्टा सोचे थे कुछ देर पहले, तो चलिए बात समझ में आई। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा, होमवर्क है बनाने का इच्छा करता है, लेकिन जब दोस्त आता है ना, उसका मनमा बदल जाता है। मनमा चल आज भाई लो, जब दोस्त संग बोला जाता, हम लोग खेले मन करे ले, आया बोला चल दिया, अभी तक किताबा समेट कर रख रहे किताब ने, अरे वो देखो बाद होमवर्क देख लो। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं। वही हुआ चरम घर्षण। बल लगाया, चलने का मूड में आ गया, चलने के मूड में आ गया,
विरोध तो किया लेकिन मूड में आ गया, चलिए। तो ये है चरम घर्षण। और गतिक घर्षण किताबा लेके बैठे जरूर है, लेकिन आशा में है कि कोई आवे दोस्तवा चल दे उठ के। दोस्तवा के दूरे से देखा कि आ रहा है खिड़की से, किताबा पहले समेट के फुर्सत, उसके आते आते गेट से पहले निकल के फुर्सत। ये हो गया गतिक घर्षण। आई बात समझ में? आदमी एक तो है, स्टूडेंट एक तो है, लेकिन उसके मन में 3 तरह का विचार आ सकता है। वही 3 तरह का विचार यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन के 3 प्रकार होते हैं। आई बात समझ में? बल लगाते हैं और वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस समय वस्तु और सतह के बीच में जो विरोधी बल लगता है वो बल स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? एकदम राइट सर। उस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई कैलकुलेशन संभव नहीं है। कैलकुलेशन संभव इसीलिए नहीं है कि जो दोस्त बुलाने आया था उसने अपनी एनर्जी लगाया, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। इसको समझे में नहीं आया कि हम इस पर कितना और एनर्जी लगाते जो ये टूट जाता और मेरे साथ चल जाता। उसको समझ से परे हो गया, उसको माप ही नहीं सका कि वो बल कितना है, उसके अंदर दृढ़ संकल्प की भावना कितनी है, वो माप ही नहीं सका। लेकिन एक दोस्त ऐसा था, बोला और चलने के लिए मूड में आ गया, इसको समझ में आ गया हो इसमें इतना ही बल है, इतना फोर्स दिए कि बस पार्टियों चल तो चल रहे, तैयार हो गया। तो इसका स्केल माप लिया उसने। तो यहाँ पर वही हुआ आपका चरम घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरी बातें हुई थी कि सर जब कोई वस्तु गति कर रहा है, मतलब दूसरा नंबर में कि आपने जो बल लगाया उस बल को मान लिया और उसको चलने के मूड में आ गया, तो उस समय जो विरोधी बल हुआ उसका माप आपके द्वारा लगाए गए बल के बराबर हो गया। तो चरम घर्षण को हम माप सकते हैं। आपने बल लगाया, वो खिसकने के मूड में आ गया, तो आपके द्वारा लगाए गए बल और उसके द्वारा लगाए गए बल बराबर हो गया। तो अप्लाइड फोर्स और चरम घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोथ आर इक्वल। तो वहाँ पर फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आपने जो बल लगाया, माप लिया, वही उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान हो गया। तो समझ में आया? जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बात आएगी तो आपने जो बल लगाया वही बल लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तीसरी बात है, अब फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में भी लफड़ा है। वस्तु गति कर रहा है, गति करते समय भी उस पर बल लग रहा होगा ना। जैसे कोई वस्तु को खिसकाया, आपने खिसका दिया, भले कुछ दूर जाने के बाद रुक जाए, लेकिन गति करते समय भी तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। तो गतिशील वस्तु, ऐसे बोलिएगा, गतिशील वस्तु और सतह के बीच लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो सबसे मजबूत कौन हुआ था? स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका कैलकुलेशन हमारे बस की बात नहीं है। जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कहीं हो तो हम लोग उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर मानकर थ्योरी न्यूमेरिकल में काम करेंगे, क्योंकि तो उसका परफेक्ट कैलकुलेशन हमारे बस से बाहर है। इतना बड़ा चट्टान रखा हुआ है, हम आके धक्का मार रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ा। एक वो दीवार रखा हुआ है, उसमें बल लगा रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ा। तो हम कैसे माप सकेंगे कि चट्टान हुआ, ये दीवार हुआ, फ्रिक्शन फोर्स का सही मापन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये 3 टाइप्स के आपका फ्रिक्शन हो गया। सेट हो गया खोपड़ी में? दिमाग सोचना शुरू किया? हाँ सर, सोचना शुरू कर दिया। तो हम लोग एक एक लाइन इसमें लिख लेते, ज़्यादा कुछ तो यहाँ है नहीं, एक एक लाइन सब में डालिए। जब किसी वस्तु पर
बल आरोपित किया जाए और वस्तु के स्थिति पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। बस ये सब समझने का जरूरत है, कोई परिभाषा से मतलब नहीं है। बस माइंड सोचना शुरू कर दिया, मेरा काम खत्म। उसके बाद कहीं कोई लाइफ में परिभाषा लिखने कभी नहीं आएगा आपको। हाँ, सोचने के लिए लेकिन आ जाना चाहिए। और ये सब चीज़ एक बार लाइफ में जो सोच लिया, सब दिन हमेशा आते रहेगा उसके दिमाग में। When applying force on a body and does not change its position, then friction force between body and surface is known as static friction. यहाँ पर जरा सा हम विचार करें बाबू। सारी एक सरफेस है, रफ सरफेस है। ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। इस पर एक वस्तु का मैं कल्पना करता हूँ। इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया। दोनों गतियाँ खुई खुई क्या कर रही है रे? गतिया भाई FA लिखेंगे, अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर वस्तु और सतह के बीच एक विरोधी बल लग रहा है, अप्लाइड फोर्स के विपरीत दिशा में। तो यह हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर कहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। आपका बॉडी और फ्रिक्शन सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा है। मतलब उसके कारण उस पर बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा।
नंबर 2, लिमिटिंग फ्रिक्शन, चरम घर्षण। वस्तु पर बल आरोपित हो और वस्तु खिसकने की स्थिति में आ जाए तो घर्षण बल चरम घर्षण बल कहलाता है। सुबह सुबह बच्चा लोग को कहाँ से गप याद आ जाता है पता रात में गप्पे रटता है कि पता नहीं। देखो तो वर्णन करने कितना अच्छा जमता है। आगे बढ़े। When force is applied on a body and body comes in, just begin to move in the position of just begin to move, then friction is known as लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस स्थिति में आपको बताया जा रहा है कि बराबर बल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा FL इज इक्वल टू FA। बल लगाते हैं और वह वस्तु खिसकने के मूड में आ जाता है तो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने कहेगा तो लगाए गए बल को ही निकाल लेना है। अप्लाइड बल का मान कैलकुलेट कर लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने आप मिल गया। पीछे रह गया किसी ने, कखनो गाड़ी स्लो हो जाए सर। अभी ऊपर नहीं जाना है। हाँ देखते हो इन्हें कभी करियर में कुछ नहीं किया, शादियाँ भी आकर याद आ जाता है। आए रे चौड़ा साहब कहाँ ध्यान अटका के रखा है रे। ये नहीं हुआ कि भी मम्मी पापा की सेवा नहीं की है सर, अभी तो उन्हीं का सेवा ले रहे हैं। वो सेवा हुआ करने के बाद कुछ हो तो जैसा आ जाएगा। ये शादी पर ध्यान है, देखते हो इसी को कहते हैं कल युग।
खाली शादी ही नहीं, ब्याह भी जाता रहे न, सब अंतिम काम फाइनल हो जाए। आगे बढ़े। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, मूविंग बॉडी, गतिशील वस्तु, है ना। मूविंग बॉडी पर तनी सा करो। मूविंग बॉडी पर लगने वाला घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। इसको अंग्रेजी में अपने से बना लेगा। इसका मतलब एफ के का मान अप्लाइड फोर्स से विरोध करने वाला बल छोटा होगा, अप्लाइड फोर्स बड़ा होगा, बॉडी चल रहा है। तो एफ ए से तुलना तीनों को किया गया। एफ ए से बड़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ ए से बराबर है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ ए से काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा है। तो तीनों फ्रिक्शन में सबसे बड़ा कौन है ना। एक प्रश्न सुन के जाइए अंतिम में। सर एक साइकिल चला रहे हैं रोड पर हम लोग, रोड मेरा पूरब पश्चिम है और साइकिल चला रहे हैं तेजी से पूरब की ओर मेरी साइकिल जा रही है। जल्दी बताओगे सबसे पहले जवाब। साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं पूरब की ओर, मेरी साइकिल जा रही है किधर। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। किधर लगेगा। किधर पूछ रहे हैं, इक्वल नहीं पूछ रहे हैं, दिशा पूछ रहे हैं। दिशा हमारी साइकिल जा रही किधर, पूरब की ओर। हमारी साइकिल जा रही है किधर, पूरब की ओर। तो घर्षण बल किधर लगेगा, घर्षण बल किधर लगेगा। सोच के आइएगा अगले क्लास।